node on draw blue to F11। चलो अब वापस एक बार रीस्टार्ट वो करते हैं अपना कि डेप्रिसिएशन जो हमने कल किया था सेक्शन 32। क्या हमने पढ़ा था कि एक तो क्लेम करना मैंडेटरी है, अगर तुमने क्लेम कर लिया तो मतलब ठीक है मैंडेटरी है, अगर तुमने नहीं किया तो वहाँ डीम मान लिया जाएगा कि हम तुमने कर लिया, डिडक्शन ले ली तुमने उसकी, मतलब तुम इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे आगे फर्दर ईयर्स फ्यूचर ईयर के लिए, अगर तुमने मतलब अगर वो केस बन रहा है। मतलब ऐसे तो बन जाएगा कि मान लो अगर ये डीम मतलब वो मैं फ्यूचर ईयर के लिए ऐसे मैं कैरी फॉरवर्ड की बात कर रहा हूँ कि मान लो अगर कोई लॉस वगैरह बन रहा है, मतलब तब तो क्लेम कर ही सकते हैं कि अगर तुमने ये डीम मान लिया कि हमें अपने डेप्रिसिएशन अलाउ कर लिया कि हमने जैसे मान लो कि जैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, यहाँ पे हम अपना वो बनाएंगे, तो यहाँ पे हमने मान लो जैसे प्रॉफिट लिया। यार ये कौन गाने चला रहा है यार। एक सेकंड। हाँ हाँ, जैसे हमने यहाँ पे प्रॉफिट चलो से ग्रोसरी रिसीट्स ली हमारी, तो यहाँ पे हम अगर हमने डेप्रिसिएशन दिखा दिया तो सही है। लेकिन हमने यहाँ पे अगर डेप्रिसिएशन नहीं दिखाया ना, तो हम यहाँ पे डीम मान लिया जाएगा कि हमने क्लेम कर लिया। लेकिन अगर तुमने जैसे यहाँ पे अगर क्या कहते हैं जैसे हमने डीम कर लिया ना, ये मान लिया जाएगा जैसे, लेकिन हमने तो क्लेम नहीं किया, तो ये मतलब नहीं होगा कि जैसे उस एसेट की वैल्यू जिस पर हमने डेप्रिसिएशन लेना था उसकी वैल्यू फुल है अभी तक, मान लो जैसे 10 लाख थी तो उसकी वैल्यू 10 है, अब 10 नहीं होगी, उसको डीम मान लेते जैसे 10% डेप्रिसिएशन था तो उसकी वैल्यू 9 हो जाएगी, WDV 10 नहीं रहेगी, ये मतलब था इसका। और बाकी ये था कि जिसपे मतलब ये कॉस्ट ऑफ लैंड पे हमें नहीं क्लेम कर सकते, कैपिटल एसेट मतलब क्या, अदर देन कैपिटल एसेट पे भी हम डिडक्शन नहीं कर सकते जो ऊपर ये प्रिस्क्राइब करके इसके अदर कोई वो भी नहीं कर सकते। फिर नीचे प्लांट का डिस्क्राइब किया था क्या क्या कवर करता है। फिर आया था ये नीचे कि यहाँ पे ये एसेट है वो एक्चुअली कब की वो मान ली जाती है एज पर इनकम टैक्स जब वो पुट टू यूज होती है, ये ध्यान रखना पुट टू यूज की डेट क्या है, और वो भी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर हो सकती है। तो इसमें ये नहीं होता कि हम मतलब वो प्रोपोर्शनेट करें कि नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग जैसे हम अकाउंट्स में करते हैं, वो नहीं होता। एसेट अगर 180 डेज से यूज हो जाती है तो जनरली हम उसका क्या करते हैं, जितना डेप्रिसिएशन मिलना होता है उसका हम 50% ले लेते हैं। और हम ये डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे निकालते हैं, ब्लॉक ऑफ एसेट्स पे। जैसे हमने ऊपर ये बिल्डिंग वगैरह पढ़े थे, तो उसमें बिल्डिंग मान लो बिल्डिंग A2 मतलब ABCD 4 बिल्डिंग आ रही है तो हम उसको क्लब करके निकालेंगे, मतलब एक 4 ब्लॉक करके ऐड कर मतलब एक ब्लॉक बनाएंगे उसका बिल्डिंग का, या फिर सिमिलर ग्रुप का नेचर जैसे कंप्यूटर का आ रहा है, कंप्यूटर की एसेसरी या फिर कोई ऐसी चीज आ रही है कि जिसके ग्रुपिंग या रेट वगैरह सेम बन रहा है, तो हम उसको ग्रुप एक ब्लॉक बना देंगे, ऐसे बनाना होता है हमें ब्लॉक आगे। और इट इज सिग्निफिकेंट दैट दिस अप्लाई ओनली टू द ईयर ऑफ एक्विजिशन नोट फॉर सब्सिक्वेंट ईयर। जैसे हमने ये वाला केस किया था कि जैसे डेट ऑफ एक्विजिशन थी 15/19, हमने 10 लाख किया था, पुट टू यूज कर लिया हमने उस ईयर में 12/10/19, तो हम उस ईयर में हमें 50% मिल जाएगा क्योंकि 180 डे से लेस है, लेकिन करंट ईयर में 100% मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो हमने पुट टू यूज ही उसको मान लो 12/20 को कर दी, मतलब नेक्स्ट ईयर के भी हाफ मतलब 50 मतलब मान लो 180 डेज कम किया नेक्स्ट में भी, लेकिन उस केस में क्या है 1920 में तो हमें जीरो मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि हमने पुट टू यूज उस ईयर में की नहीं। लेकिन करंट ईयर में हमें 100% मिल जाएगा क्योंकि प्रोविजन में लिख रखा है कि ये जो रूल है खाली उसी ईयर में अप्लाई होगा, मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन के, नॉट फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स। तो ये ध्यान रखना ये वाला पॉइंट कि ये जो हम 50% वाला रूल होता है ओनली फॉर डेट ऑफ एक्विजिशन नॉट फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स। और जैसे इसको लिखने का भी ना वे दिखा करो कैसे लिखते हैं, ओनली टू द ईयर ऑफ एक्विजिशन एंड नॉट फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स, मतलब दैट 50% रूल ये वाला। अब आगे देखते हैं, इफ एसेट नॉट यूज फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पस देन अदर पर्पसेस एज वेल डेप्रिसिएशन अलाउंस विल बी प्रोपोर्शनल टू एसएससी अदरवाइज दिस इज प्रोवाइडेड। मतलब अब ये लिख रखा है कि जितना बिजनेस यूज होगा अगर ये कर सकते हैं हम सेग्रीगेट, तो हम उतना करके जितना मतलब सेग्रीगेट कर देंगे उसका जितना अलाउेबल होगा, मतलब डेप्रिसिएशन वुड बी अलाउेबल किसको होगा, टू द ओनर इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट व्हिच आर एक्चुअली वर्क यूटिलाइज बाय अनदर पर्सन दैट इज अ लेसी और लाइसेंसी। मतलब अगर लेसी पे अगर हमने लाइसेंस पे भी ले रखे हैं लीज पे, तो लीज के केस में कौन ओनर होता है बताना, लीज के केस में कौन देता है बताना, देने वाला कौन होता है लीज में बताना सारे। लीज में लेता कौन है? लेसी। देता कौन है, देता कौन है। लेसर। अच्छा हाँ करेक्ट, लेसर देता है लेसी लेता है, तो लेसी मान लो उसके पास क्या होता है, राइट ऑफ यूज आ गया उस एसेट से रिलेटेड, तो मतलब एक तरीके से ओनर बन जाता है कुछ पार्ट ऑफ द, मतलब जितने भी टाइम तक उसने लिया तो वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है, मतलब वो ओनर सब्सटेंस ट्रीट ओवर करके। फॉर्म हो जाता है। हाँ करेक्ट, तो उससे वो ले लेगा डेप्रिसिएशन। द डिडक्शन ऑन रिस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन वुड बी अलाउड
under this section to the owner who has let on hire his building machinery, ठीक है, that letting out of such asset is the business of the lessee। अब देखो क्या लिख रखा है कि डेप्रिसिएशन अलाउड हो जाएगा, मतलब अगर किसने लेट आउट किया है, मतलब लेट आउट कर दिया अपने उसको कि किसी को हायर पे, तो उस केस में भी वो कर सकता है, लेकिन क्या हो, अगर वो उससे बिजनेस से रिलेट होनी चाहिए। समझे ये वाला पॉइंट क्या होगा? क्या कौन चीज? ये वाला पॉइंट की जैसे मान लो मैं उस पर लिखता हूँ कि मिस्टर एक्स ने ट्रांसफर किया टू, मतलब ट्रांसफर ऑन हायर किया टू मिस्टर वाई, और इस केस में डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करेगा ये मेरे को ये बताना। और मिस्टर दोनों का ये बिजनेस है कि वो आगे मतलब उस पर बिजनेस ही करेंगे अपना। डेप्रिसिएशन वाई कौन क्लेम क्लेम करेगा। करेगा? वाई क्लेम करेगा। वाई, वाई क्लेम करेगा। एक्स ट्रांसफर बाकी कर रहा है सारे, ना। बाकी सारे एक्स अपना आंसर दो। एक्स बताओ शायद बताओ बाकी सारे। एक्स एक्स करेगा। राधिका, राधिका अरुणा, दोनों ही सो गए क्लास के स्टार्टिंग में ही। मेरा नेटवर्क ठीक है तो ओहो, दोनों ही सो गए आते ही क्लास के अंदर। गॉड गॉड। नहीं, मैंने बोला वाई, मैंने तो वाई बोला। अच्छा भाई बोल दिया तुमने, मतलब 2-1 है राधिका का चैट में। देखते हैं चलो। नहीं सोए नहीं तो फिर आंसर तो दो, एक्स और वाई। नहीं तो लिख सकते हो एक्स और वाई तो लिख दो कम से कम, बोल नहीं सकते तो। चलो तुम सबसे पहले ये बताओ, हायर परचेज के केस में जब होता है ये हायर परचेज का, उसमें लेने वाला कौन होता है? हायर परचेजर या कोई और होता है? मतलब जो भी बताओ, जो लेता है। हायर परचेजर होता है जो लेता है। और जो हायर देता है। वेंडर देता है। हायर वेंडर। करेक्ट। तो इस केस में अब किसको मिल रही है ये? मिस्टर वाई को। वाई हायर परचेजर हो गया। तो हायर सब्सटेंस ओवर परचेजर हो फॉर्म गया। के हिसाब से डेप्रिसिएशन वही लेगा। करेक्ट। मिस्टर एक्स क्यों लिख रहे हो? हाँ, मिस्टर एक्स क्यों लेगा बताओ? मिस्टर एक्स क्यों लेगा, रीजन दो। मिस्टर वाई बोला मैंने। अरे नहीं नहीं, ये वाई जो जो बोला। अरे दो जनों ने जो मिस्टर एक्स बताया वो उनके लिए, उनसे पूछ रहा हाँ, हूँ मैं। अंशिका राधिका, अंशिका राधिका। हाँ, क्योंकि आई थिंक मैंने इसलिए कहा था कि उन्होंने ट्रांसफर किया तो ओनर वही होगा, तो फिर वो क्लेम करेगा। ट्रांसफर मैंने तुम्हें कर दिया तो तुम अपने बिजनेस में उसका डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करोगी? मैंने मान लो तुम्हें, जैसे मैंने अपने ट्रक्स तुम्हें दे दिए थे हायर परचेज पे, मान लो मैंने तुम्हें दे दिए 5 ईयर्स के लिए तुम्हें, तो डेप्रिसिएशन तुम क्लेम करोगी या मैं क्लेम करूँ उस पे? मैं ही करूंगी। कि समझ तुम ये गई कैसे मैं। कह रही हो? समझ अब गई? समझ गई, समझ गई, हाँ समझ गई। तुमने वो याद है कि जैसे हायर परचेज में तुम, जैसे तुमने अकाउंट्स में करते थे वहां पे हायर परचेज मतलब एसेट अकाउंट भी बनाते थे। हाँ हम्म। मतलब एसेट या ट्रक अकाउंट, मतलब जो भी तुम वो परचेज मतलब हायर परचेज में देता था, वहां पे बाय डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन लिखते थे। करता तो वो किसके था। हाय बुक्स में बनाते थे ये? इन द बुक्स ऑफ किसकी बुक्स में बनाते थे वो? वेंडर की बुक्स में। हायर वेंडर की बुक्स में बनाते थे तुम? नहीं, आई मीन परचेजर को मिलती थी ना डेप्रिसिएशन। अरे मैंने ये पूछा इन द बुक्स ऑफ किसकी बुक्स में बनता था वो एसेट अकाउंट? परचेजर की बुक्स में। हाँ मैंने ये पूछा था, परचेजर की बुक्स में मिल रहा तो डेप्रिसिएशन वो क्लेम कर रहा होगा उस वक्त, हम्म। उस पीरियड तक के लिए। हाँ ठीक है, समझ। ठीक है। इन द अदर केसेस वेयर द लेटिंग आउट ऑफ सच डज नॉट कंस्टिट्यूट द बिजनेस ऑफ द सेसी, द डिडक्शन ऑन रेफरेंस विल बी अलाउड अंडर सेक्शन 57, मतलब वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ले लेगा अगर उसका कोई बिजनेस नहीं है तो। तो द ओनर हु हैज लेट आउट, अब इसमें क्या लिखा गया था ऊपर ध्यान से अगर तुम पढ़ते, ओनर हु हैज नहीं लेट आउट इज भैया, मैं बिल्डिंग। ये पूछने वाली थी, क्या? तो फिर इस लाइन में क्या लिखा है कि जिसने लेट आउट किया हुआ ओनर ने। हाँ ये वाली लाइन रिपीट कर दो, थर्ड फोर्थ वाली। अच्छा एक सेकंड रुको, क्या लिख रखा है? द डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन वुड बी अलाउड अंडर दिस सेक्शन टू द ओनर हु हैज लेट ऑन हायर इज बिल्डिंग। इस केस में तुम कह रहे हो कि मतलब ये है कि ओनर होगा, ओनर क्लेम करेगा, तो ओनर कौन है उस वक्त?
अच्छा, जिसके पास होगी वो उस टाइम पे फिर वो ओनर माना हाँ जाएगा। हाँ ठीक है, जस्ट लाइक हायर परचेजर। हाँ, उस वक्त ओनर वो दूसरा होगा, वो उस वक्त वो नहीं होगा। तभी मुझे वही इसका कंफ्यूजन हो रही थी कि क्या मतलब लिखा है इस मतलब इसकी decision में। इसकी इंटरप्रिटेशन ये निकलती है कि जो जिसने हायर परचेज पे मतलब लिया है, ओनर वो होगा उस पोजेशन टाइम जिसके पीरियड पे पास फिर। होगी ना। हाँ, क्योंकि वो अपने कहाँ पे दिखाएगा, अपने पोजेशन। बैलेंस शीट में अपनी एसेट साइड शो करेगा उस चीज को, क्योंकि ये मेरे पास है हायर परचेज एसेट लिख देगा, वैसे शो करेगा हायर परचेज एसेट है मेरे पास। ये केस अब आगे इंस्टॉलमेंट में तो नहीं होता, हायर परचेज में ही क्या? होता है ना ये, इंस्टॉलमेंट हाँ जब सिस्टम अगर उसमें नहीं आता नहीं नहीं क्योंकि। नहीं, इंस्टॉलमेंट जब तक वो तुम फुल ओनर ही नहीं बने अभी तक, तो तुम हाँ क्लेम नहीं कर सकते वही अभी। ना, हायर परचेज में, और बाकी जब तो तक तुम लेस में आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा। जब तक तुम्हारे पास फुल ओनरशिप नहीं आती उस एसेट से के अगेंस्ट, तब तक तुम नहीं कर पाओगे। हम्म। हाँ बाकी क्योंकि ना ये जनरल मतलब थोड़ी जनरल लॉजिक मतलब टर्म्स वगैरह होती है, मतलब सेंस होती है कि मतलब कब क्लेम करेंगे, या फिर अगर कोई कोर्ट रूलिंग वगैरह कुछ हो इन पे तो वो रीड करनी पड़े हमें, क्योंकि कोर्ट रूलिंग मतलब कि बहुत सारे केसेस होते हैं, स्पेसिफिकली हमें रेफर करना पड़ सकता है अगर कोई ज्यादा ही, अगर कोई हैवी एक्सपेंस मतलब डील हो रहा है तो ये। भैया, हाँ हाँ, क्या बात अभी आपने क्या बोला लास्ट में कि कब नहीं क्लेम कर सकते? तब क्लेम नहीं कर सकते अगर वो, अरे वो कह नहीं रहा था कि अभी। जैसे अगर हाँ अगर मैं इंस्टॉलमेंट पे तुम्हें दे रहा हूँ कि जब तक मैं तुम फुल ओनर नहीं बन सकती उस एसेट की, मतलब जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दे देती। लास्ट इंस्टॉलमेंट। हाँ, ये था मेरा कि मतलब अगर पर तुम सर, इंस्टॉलमेंट में अमाउंट, क्या क्या? इंस्टॉलमेंट हम मतलब डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं अगर हायर परचेज का मतलब लगा केस। मतलब तुम फिर उसकी वैल्यू क्या लोगे, एसेट की फुल वैल्यू ले लोगी? हाँ, कोई फुल वैल्यू लेंगे। सर ने ऐसे कहा था कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से ही डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर देंगे। नहीं, वो कर तो देंगे, कितना करेंगे ये बताओ। जैसे मान लो मेरी 10 लाख की एसेट थी, मतलब 10 ट्रक लिए थे मैंने हाँ, उस एसेट उस पे, मैंने पर उसको अभी तक अकाउंट्स ऐसे थे ना, क्या? अकाउंट्स में भी तो ऐसे ही करते थे, जब परचेज करते थे तब भी तो डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर देते थे, तो तब से क्लेम कर सकते हैं ना। अच्छा तुम कह रही हो मैं जब तक मैंने, जैसे मैंने एक वायर हायर परचेज पे ले ली, मैं उसी वक्त से स्टार्ट कर दूंगा। हाँ, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ कि तुमने 10 लाख की मतलब एसेट की वैल्यू थी, मतलब ठीक है मान लो जैसे मैंने कितने भी ली थी, मतलब उसकी 10 लाख टोटल में वैल्यू थी, क्योंकि हमने ब्लॉक कंसीडर करना है यहाँ पे। तो हमने मान लो 10 लाख का हमारा ब्लॉक है, ठीक है, और 10% रेट है, और एस एस सी ने अभी तक वैल्यू उसकी खाली 1 लाख पे की है, 1 या 2 लाख। बैलेंस शीट में वो क्या वैल्यू शो करेगा, बैलेंस तो एसेट फिर साइड? 8, अगर उसने 10 में से 2 लाख दे दिया है तो। बैलेंस शीट में क्या और एसेट पे कितनी अमाउंट शो करेगा? असेट तो 10 लाख की है तो उस पे डेप्रिसिएशन लेंगे ना। अरे मतलब तुम कह रही हो कि मैं एसेट को, मतलब मैंने अभी तक 2 लाख पे किया अभी तक एसेट से रिलेटेड, मतलब वो उसको वेंडर को। ये तो 2 लाख किया है, पर पूरा फाइनल अमाउंट तो 10 लाख पे ही लेंगे ना। तो गलती तो मेरी है भाई, माय फॉल्ट हो सकता है, चलो एक बार रेफर कर लेते हैं। एसेंशियल डिस्टिंक्शन इज बेस्ड ऑन द बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ इट इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर डेप्रिसिएशन द लेसर हैज एस्टेब्लिश्ड बोथ लीगल और क्या लिख रखा है, लेसर के केस में क्या उसे लीगल और बेनिफिशियल ओनर उसे दोनों दिखाना है। एज इन हायर परचेज ट्रांजेक्शन द लेसर अलाउज टू द लेसर द राइट ऑफ बाय टू द एसेट एट अ नॉर्मल प्राइस। It can be seen that the lessor has parted with the whole of his beneficial interest in the lessor will not be able to benefit from the asset during the lease period, as there is committee right to use to the higher and beyond the lease period, as there is right to buy the asset with higher use। ये तो लीज के बारे में बता रखा है इसमें कभी। लीज थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ा डीप में चलते हैं भाई। मैंने व्हाट्सएप मेरे सेंड ये की रहा ये रहा, पिक चलो वो। एक ये भी है, एक सेकंड ये भी तेरा देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन नोट एंड क्लियर फॉर, क्या लिख रखा है, 19th सर्कुलर ऑफ डिपार्टमेंट अलाउ डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ हायर परचेज टू द हायरर ऑफ द एसेट। हायरर कौन होता है भाई, और थोड़ा अच्छे तरीके से एक बार देख लेते हैं हायरर। एक सेकंड चलो, इन इनकम टैक्स कुछ अलग होगा क्या? ये तो वही है, चलो एक बार
सकते। हायरर इन हायर परचेज, ओनर हायर गुड टू द हायरर with an option to purchase good with he has made certain sum, owner hire the hirer। ये रहा भाई, देख लो। एक तो यहाँ पे तुम देख लो क्या लिख रखा है, 1943 सर्कुलर ऑफ डिपार्टमेंट अलाउज डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ हायर परचेज टू द हायरर ऑफ द एसेट। हायरर देखो, मैंने भी इसके लिए एक बार कई डिटेल के लिए कई कंफ्यूजन लिख रखा है। in hire purchase agreement the owner hire goods to the hirer with an option to purchase the goods when he has made the payment। मतलब क्या करता है, ओनर हायर करता है गुड्स किसको, हायरर को। मतलब ओनर मैं तुम्हें, हायरर को मतलब तुम्हें दे रहा हूँ, मतलब हायर परचेजर, वेंडर दे रहा है हायर परचेजर को। हाँ, हायरर वही हुआ ना, हायर परचेजर। हाँ, तो इस केस में क्या लिख रखा है, एक तो कि डेप्रिसिएशन हायर परचेजर क्लेम कर लेगा। There have been problems once in a claiming there have been a problem in part of getting them, there has been a unique case where the financier has claimed depreciation in hire purchase। ये चलो एक तो कोई रेलेवेंट केस ही है, वो तो केस डिपेंड करता है कि रेलेवेंट अप्लाई हो रहा है कि नहीं। ठीक है, विद एन ऑप्शन टू गुड्स, ठीक है। इन हायर परचेज एग्रीमेंट द हायरर हैज अ राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट ऑफ द हायर एट हिज प्लेजर एंड इज नॉट बाउंड टू पे द वैल्यू। ठीक है, चलो अरुणा वाला वो बात में मान गया, चलो वो ठीक है, ठीक है, हाँ करेक्ट है। क्योंकि एसेट की वैल्यू देखो, एसेट तुम अपनी बुक्स में कब रिकॉग्नाइज कर सकते हो, देखो जो हमने एसेट रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया पढ़ा था, क्या होता है कि तुम बैलेंस शीट में कब रिकॉग्नाइज कर सकते हो, जब तुम्हारे उससे क्या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आ जाए तुम्हारी एंटिटी को, और क्या तुम उसकी कॉस्ट और वैल्यू को मतलब मेजरेबल कर सकते हो एसेट की मतलब रिकॉग्नाइज करने के लिए बैलेंस शीट में। ये तो अगर ये जो क्राइटेरिया हो रहे हैं, फिर हम उसको एसेट क्वालिफाई कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि वो कौन से करंट में आ रही है या उसमें नहीं आ रही, वो डिपेंड करेगा। चलो एक बार और भी थोड़ा अगर डीप पे चलना हो तो, हायर परचेज एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया कुछ है क्या? थोड़ी सी चल ही रहे हैं, फिर चलो भाई, चलो डीप में थोड़ा। हायर परचेज is a type of asset finance that allows firm or individual to possess and control an asset during an agreed term while paying rent on installment covering depreciation of the asset and interest। ठीक है, ये आ गया। asset are defined and anything asset क्या लिखा है, asset listed on firm balance sheet can include tangible assets and inventory। ठीक है, HP is a financing solution suitable। ठीक है, remainder balance sheet and the customer pays on completion ownership of the asset transfer to the customer। It is important to note that final accounting and tax treatment of lease varies according to type of lease it is। For example, a finance lease is accounting for as a loan funding the asset। The tax treatment allows the legal form of the transaction, which is hiring of an asset, more especially the treatment of capital allowance difference, and tax treatment should be taken into consideration while deciding how to finance an asset purchase। अब वो फाइनेंस पे डिपेंड कर सकता है, देखो अब रेफर थोड़ा करना पड़ेगा और डिटेल में जाना पड़ सकता है। फाइनेंस लीज अकाउंटिंग फॉर लोन फंडिंग। ठीक है, फाइनेंस लीज मतलब होता है कि जब तुम ओनर ही बन जाते हो उस केस में, तो द टैक्स ट्रीटमेंट मतलब कुछ टाइम पीरियड के बाद तुम उसके ओनर ही बन जाओगे एसेट के, जो भी हमने किया था। टैक्स ट्रीटमेंट फॉलो द लीगल फॉर्म ऑफ द ट्रांजेक्शन विच इज द हायरिंग। मतलब लीगल फॉर्म क्या सबसे, मतलब जो लीगल फॉर्म है सब्सटेंस ऑफ लीगल फॉर्म क्या ऑफ द ट्रांजेक्शन विच इज हायरिंग ऑफ एन एसेट। मतलब मेन क्या था उसका, हायरिंग का एसेट का। ठीक है, तो उसके से कर लेगा वो क्लेम। मोर स्पेशली द ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल अलाउंस डिफरेंस, द टैक्स ट्रीटमेंट शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हेन डिसाइडिंग हाउ टू फाइनेंस एन एसेट परचेज। मतलब डिपेंड करेगा कॉस्ट, ये तो कॉस्ट हो गया। एडवांटेजेस, टोटल अदर ऑप्शन बिजनेस इज अ लीडियम बैंक लोन। चलो ये थोड़ा डीप मोर रेफर करना पड़ेगा, इसके लिए तो एक अलग से सेशन वगैरह ही करना पड़ेगा। लोडिंग वजह से कंट्रोल एंड ऐसे ड्यूरिंग एन एग्रीड टर्म व्हाइल पेइंग द रेंट। मेरे ख्याल से वैसे ना जो अरुणा ने कहा बोला, मतलब पॉइंट मेरे को ज्यादा बेटर लग रहा है कि अगर मान लो कि इंस्टॉलमेंट में अब मेरे को लग रहा है रीडिंग करने से कि अगर हम इंस्टॉलमेंट में भी पे कर रहे हैं तो हम उसको अपनी बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज करते रहेंगे वैल्यू। मतलब बैलेंस शीट में हम फुल वैल्यू रिकॉग्नाइज कर देंगे। जैसे मान लो जैसे वो अरुणा ने जैसे उससे मेरे को एक बार अकाउंट का भी वो थोड़ा याद दिलवा दिया कि जैसे
अगर हम पार्टली भी अगर हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो हम एसेट में तो डेप्रिसिएशन फुली रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन ये भी होता है कि अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन और इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन वैसे अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी मोर रेलेवेंट यही होगा कि उसको डेप्रिसिएशन मिलता रहेगा, क्योंकि एसेट की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई अब। कि जैसे 10 लाख तुमने एसेट रिकॉग्नाइज कर दी बैलेंस शीट में अपनी, 2 लाख तुमने बैंक से अपनी डिडक्ट कर ली, तुम्हारे एसेट आए, तुम्हारा नेट इम्पैक्ट कितना 8 लाख का, और तो तुमने उसी को क्या कर दिया, हायर वेंडर को एक बार क्या किया था क्रेडिट, एक बार कर दिया था डेबिट 2 लाख से, तो तुम्हारा नेट इम्पैक्ट उधर क्रेडिट में भी आ रहा है 8 लाख का, तो तुम्हारा बोथ साइड इफेक्ट सेम हो गया है अब। तो तुम मेरे अकॉर्डिंग कर लोगे क्लेम 10 लाख पे, अगर तुम्हें इंस्टॉलमेंट में भी चल रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, क्योंकि हाँ वो इसलिए ना, बाद में अगर उसने कोई डिफॉल्ट किया तो वो उस हिसाब से एंट्री उल्टी हो जाएगी, हाँ बस वो वो लेके तो चला जाएगा, क्रेडिट। रिपोजिशन हो अब जाएगा। देखो उससे तो क्या होगा कि क्रेडिटर की अमाउंट्स पे डिपेंड करेगा अब वो, और बाकी जब वो लेके जाएगा फिर तब होगा वो एसेट की वैल्यू पे, कि एसेट ही तुमसे चलेगी, मतलब तुम्हारा उससे क्या वो तब डी रिकॉग्नाइज तब कब करोगे तुम बैलेंस शीट से, जब तुम्हारे पास क्या एसेट, मतलब जैसे तुम कह रहे थे कि रिपोजेस कर लेगा, तो तुम्हारे पास एसेट से क्या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ही नहीं आएगा, तब तुम उसको एसेट को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाओगे अपनी बैलेंस शीट में। तुम्हें ये कंसेप्ट देखना होता है। अब तुम्हें जैसे, अब देखो मेरे को भी इतना जैसे नहीं पता था कि जैसे अब जैसे डीप नॉलेज लोगे ना, जैसे मैं सी फाइनल में हूँ, तो मतलब मेरे को लगता है कि जैसे एसेट को रिकॉग्नाइज करने के भी जैसे कब करते हैं, मेरे को इंटर में मतलब इतनी मतलब बहुत प्रॉपर नॉलेज नहीं थी कि होता है कि एसेट को कब रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि जैसे कब तुम्हें चेक करना होता है कि जैसे अगर एसेट को तुमने कब रिकॉग्नाइज कर लिया, जब तुम्हारे उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आ रहे हैं, फ्यूचर में मतलब फ्यूचर में वही फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आ रहे हो, और एक तुम उसकी कॉस्ट मेजर कर सकते हो रिलायबली, और जब तुम इंडियस वगैरह में पढ़ोगे तो वहाँ थोड़ा और डिटेल में आ जाएगा। चलो इतनी डिटेल सर्च बहुत है कि मतलब वो क्लेम कर लेगा, बस इतना पेपर में नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी हमने बहुत डिटेल कर ली इसके बारे में आज। यूज इंक्लूड्स क्या है, पैसिव यूज इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, वन ऑफ द कंडीशन फॉर क्लेमिंग एंड डेप्रिसिएशन इज दैट एसेट मस्ट बी यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, ठीक है। courts have held it certain circumstances an asset can be said to be used in even if it's kept ready for use। इसमें क्या लिख रखा है, रेडी फॉर यूज क्या लिख रखा है, certain set of use even if it's kept ready for use। हाँ आप देखो ये केस की बात कर रहे हैं कि जैसे हमने कोई ये वो एक तो हमारे जो क्या कहते हैं बैलेंस जो एसेट हमने किया, अगर हम डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाह रहे हैं, क्या बोलते हैं, एक तो पीजी मतलब बिजनेस से हमारे रिलेट करनी चाहिए, लेकिन एक कोर्ट की एक रूलिंग में उससे आया था कि अगर हमने जैसे मतलब उसको हमने रेडी टू यूज है हमारी तरफ से, कि हम उसको रेडी जब भी हमारा है मतलब रेडी टू यूज है, पुट टू यूज नहीं, एक तो ये डेट मतलब 2-3 डेट्स अलग अलग होती है, एक डेट ऑफ एक्विजिशन होगी, एक इस केस में क्या होगी कैप्ट मतलब रेडी फॉर यूज, कब हमारे लिए वो रेडी हम कब मतलब अब रेडी है हमारे यूज करने के लिए, हम जब भी मतलब हमें चाहिए होगी हम रेडी है अब ये यूज करने के लिए, और एक होगी पुट टू यूज कब यूज के लिए अप्लाई की गई, 3 डेट्स अलग अलग है। अब देखो कोर्ट का क्या था कि अगर कोई ऐसी एसेट है मतलब जिस केस में हम अगर रेडी फॉर यूज है तो उस केस में हम डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल दिया इन्होंने नीचे, क्या फायर एक्सटिंग्विशर। अब फायर एक्सटिंग्विशर ऐसे थोड़ी ना, अब आग लगी नहीं तुमने उसको चलाना शुरू कर दिया, कि मतलब ऐसी हवा में जैसे गन की तरह उड़ाए जा रहे हो, पता नहीं ऐसे थोड़ी ना हम उसको यूज कर लेंगे, वो तो जब आग लगेगी तभी है, अब क्या है वो रेडी फॉर यूज है हमारे लिए, तो हम उसको अपनी बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि ये हमारे लिए फायर एक्सटिंग्विशर है, तो उसके इसमें हम डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे। लाइकवाइज मशीनरी स्पेयर which can be commonly used in connection with item of tangible asset and their use is expected to be irregular has to be capitalized. Hence, in such a terms, use embraces both active use and passive use. However, such passive use should include मतलब पैसिव का तो एक ये मीनिंग है, मतलब पैसिव जब तुम एक्टिव यूज में नहीं है तुम्हारे, एक एक्टिव यूज हो गया एक पैसिव, मतलब पैसिव तो मतलब तुम्हारे इरेगुलर यूज आ रहा है मतलब कभी भी आ सकती है, और एक एक्टिव होता है मतलब बिल्कुल मतलब हमेशा आती रहती है वो, ऐसा जैसे मशीनरी होगी, प्लांट हो गया, बिल्डिंग होगी, मतलब वो तुम्हारे रेगुलर यूज में है। और जैसे हमने फायर एक्सटिंग्विशर पता जब आग लगेगी तब यूज आएगा मतलब पैसिव यूज, और जैसे हमने मशीनरी के कोई स्पेयर पार्ट थे तब भी हमने वो अपने पास रख रखे थे कि जैसे मशीनरी जब भी खराब होगी हम उसमें वो स्पेयर पार्ट डाल के यूज कर लेंगे, तो उस केस में भी तब वो कैपिटलाइज करेंगे जब हम उसे मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वो खाली पड़े हैं तब तक हम उसमें डेप्रिसिएशन क्लेम करते रहेंगे, तब नहीं होगा, मतलब जब वो उसका एक्चुअल फिट कर देंगे तब वो क्लेम करेंगे, क्योंकि वो कैपिटलाइज कर देंगे हम उस केस में। ये हो गया। अब आगे क्या लिख रखा है, assessee must use on क्या wholly or partly। In the case of building, assessee क्या must own the superstructure and not necessarily the land on which building is constructed। In such cases, assessee should be land का building का हो जाएगा, stands and lease deed must not be building will belong to lease of land of expiry, thus no depreciation will allow on the respect of asset which he does not own but only use for hire, only use for, रुको एक बार वापस रीड करते हैं एक बार थोड़ा और।
क्या लिख रखा है, नॉट नेसेसरी द लैंड ऑन विच बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। इन सच केसेस द असेसी शुड बी अ लेसी ऑफ द लैंड। अब लेसी मतलब उसने लैंड पे, मतलब क्या लैंड उसने लेसी मतलब लीज पे एक्वायर की थी, ऑन विच द बिल्डिंग स्टैंड्स, एंड लीज डीड मस्ट प्रोवाइड दैट बिल्डिंग विल बिलोंग टू द लेसर। क्या बिल्डिंग किसको बिलोंग करेगी, लेसर को, एट द लैंड अपॉन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ लीज, ठीक है। मतलब उसका ये डील हुई थी कि मैंने लैंड लीज पे ले ली और उसमें मैं बिल्डिंग वगैरह डेवलप कर दूंगा, और आफ्टर सर्टेन पीरियड वो एसेट मतलब क्या लेसर को ट्रांसफर हो जाएगी, कि जैसे हमने कोई बिल्डिंग थी 10 साल के बाद वो लेसर को ट्रांसफर हो जाएगी, तो वो उसकी बात कर रहा है एग्जाम्पल में, ठीक है। दस नो डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड टू नेसेसरी इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट व्हिच ही डज नॉट ओन बट ओनली यूजेस फॉर हायर्स ऑफ परचेसेस ऑफ हिज बिजनेस। अब यही बात कर रहा है कि जैसे हमने लैंड पे मतलब जैसे वो एक्वायर की थी, जैसे जैसे और हमने लीज पे एक्वायर की थी, तो उस केस में लैंड पे तो डेप्रिसिएशन मिलता नहीं, और ये उसके केस में आगे नो डेप्रिसिएशन, ये देखो यहाँ में ये ध्यान रखना कि नो डेप्रिसिएशन अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही डज नॉट ओन बट ओनली यूज फॉर हायर्स। कि मतलब जैसे हमने क्या हमारा जो बिल्डिंग पे यूज क्या था, कि हम बिल्डिंग कैसे यूज करें, मतलब उसको हम हायर पर दे रहे हैं या फिर मतलब और पर्पस, और मतलब अपने बिजनेस के पर्पस के लिए ले रहे हैं, मतलब क्या यूज है उसका पर्पस, मतलब वो हम उस वो डिपेंड नहीं करेगा। मतलब अगर तुम ओनर नहीं हो उसके, क्योंकि मान लो ओनरशिप हमारे लिए ट्रांसफर हो जाएगी आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हमने 10 साल का लिया था, 10 साल के बाद ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, तो उस केस की बात कर रहा है कि तुम उसके अभी कंप्लीट ओनर नहीं हो, तो उस केस में मतलब वो कभी भी एक्वायर कर सकते हैं जैसे लीड करके, तो वो उसके केस में तुम डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते उस अगेंस्ट में। नो डेप्रिसिएशन अलाउड टू नेसेसरी इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट which it does not own but only use for hire। मतलब ये है कि जैसे बिल्डिंग हमने की थी और उसको हम हायर पे यूज कर रहे हैं, मतलब हायर पे दे रहे हैं या अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, तो उस केस में वो नहीं कर पाएगा। चाहे वो यूज और हायर फॉर पर्पस, मतलब चाहे यूज भी कर रहा हो बिजनेस के लिए, चाहे और हायर के लिए, मतलब उस केस में वो नहीं कर पाएगा क्लेम। कोई डाउट हो जल्दी से पूछ लो वरना सेशन ओवर होने वाला है। ये तो जब ही होगा ना जब डीड में पक्का लिखा है कि लेसर को वापस जाएगा ही। हाँ, लिख रखा होगा ना वो तो। नहीं तो लेसी को मिल जाएगा ऑब्वियसली। हाँ वही कि ऑपरेटिंग लीज है फाइनेंस लीज है, वो डिपेंड करेगा ना। हम्म। हाँ अगर